क्या होगा अगर सफलता मतलब जो सक्सेस है वो सिर्फ किस्मत, टैलेंट या कड़ी मेहनत का नतीजा ना हो? क्या हो अगर अमीर लोग या कोई भी सफल इंसान दुनिया को कुछ अलग ही नजर से देखता हो और उनकी सोच ही मतलब उनका सबसे बड़ा हथियार हो? ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, ना? क्योंकि अगर ये सच है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सफलता कोई ऐसी चीज है जिसे सीखा जा सकता है, जी उसे अपनी सोच में ढाला जा सकता है। बिल्कुल। और आज जो स्रोत हमारे हाथ लगा है वो इसी दावे की नींव पर बना है। अच्छा। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच। इसके एक बहुत ही गहरे सारांश की। और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म। ये कोई रातों रात लिखी गई किताब नहीं है। हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल लगाए 500 से ज्यादा कामयाब लोगों का इंटरव्यू किया। 500 से ज्यादा? हाँ, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी, सब इसमें शामिल थे, बस ये समझने के लिए कि उनकी सोच में ऐसा क्या खास था। सही कहा। तो आज हमारी बातचीत का मिशन सिर्फ इस किताब के सिद्धांतों को लिस्ट करना नहीं है। नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और ये आज की दुनिया में कितने काम के हैं। हम इस सोच के डीएनए को समझने की कोशिश करेंगे। एकदम। तो चलिए इस सोच की गहराइयों में उतरते हैं। पहला सिद्धांत, और जिसे हिल सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु कहते हैं, वो है इच्छा, डिजायर। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये वैसी इच्छा नहीं है कि काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते। नहीं। हिल इसे एक ज्वलंत इच्छा या बर्निंग डिजायर कहते हैं। और ये जो ज्वलन शब्द है ना, ये बहुत जरूरी है। हिल का एक मशहूर कोट है, एक कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम लाती है, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी सी आग बहुत कम गर्मी पैदा करती है। सही। ये एक ऐसी इच्छा है जो आपके मन में 24 घंटे चलती है, एक जुनून की तरह। ये सिर्फ एक चाहत नहीं, ये एक जरूरत बन जाती है। पर किसी इच्छा को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए? क्या ये सिर्फ सोचने से होता है? नहीं नहीं। स्रोत में इसके लिए 6 बहुत ही ठोस कदम बताए गए हैं। बिल्कुल, ये कदम ही इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं, हवा हवाई सपने से एक असल लक्ष्य में बदलते हैं। अच्छा, तो वो क्या है? पहला, ठीक ठीक तय करें कि कितना पैसा चाहिए। अंदाजा नहीं, एक निश्चित रकम। जैसे 1 करोड़ रुपए? हाँ, मान लीजिए। दूसरा, तय करें कि इस पैसे के बदले में आप क्या देंगे। आपकी मेहनत, आपका कोई आइडिया, आपकी सर्विस, कुछ तो देना होगा। ये जरूरी है। तीसरा, एक तारीख तय करें, एक डेडलाइन। चौथा, एक साफ प्लान बनाएं, भले ही वो शुरुआत में परफेक्ट ना हो, बस शुरू करें। और अगले 2 कदम? वो इसे आपके दिमाग में बैठाने के लिए है ना? एकदम। पांचवा, इन सब चीजों को एक कागज पर साफ साफ लिखें। और छठा, इस लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, पूरे विश्वास और भावना के साथ पढ़ें। मुझे लगता है कि ये सिर्फ याद दिलाने के लिए नहीं है, ये कुछ और कर रहा है। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। ये आपके अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहा है। अच्छा। जब आप एक स्पष्ट लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसे एक निर्देश की तरह लेता है। वो उन मौकों को देखना शुरू कर देता है जिन्हें वो पहले नजरअंदाज कर रहा था। तो ज्वलंत इच्छा एक इंजन की तरह है। बिल्कुल, लेकिन एक इंजन बिना ईंधन के नहीं चल सकता। और वो ईंधन है दूसरा सिद्धांत, विश्वास यानी फेथ। हाँ। यहाँ बात थोड़ी मुश्किल हो जाती है। किताब कहती है कि आपको विश्वास करना होगा कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, इससे पहले कि आपके पास इसका कोई सबूत हो। एक मिनट, तो क्या ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग मतलब ख्याली पुलाव पकाने जैसा नहीं है? नहीं, ये सवाल तो बनता है और बहुत लोग यहीं अटक जाते हैं। हाँ। देखिए, यहाँ विश्वास का मतलब अंधविश्वास नहीं है। इसका मतलब है खुद पर अटूट विश्वास। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। ओके। आप उसमें जो बीज बोएंगे वही उगेगा। अगर आप लगातार शक और डर के बीज बोते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या ये नामुमकिन है, तो आपका दिमाग उन विचारों को सच मानकर काम करना बंद कर देगा। अच्छा, तो इसके उलट अगर कोई लगातार खुद से ये कहे कि मैं ये कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा, तो दिमाग उस लक्ष्य को एक हकीकत मानकर उसे पूरा करने के रास्ते खोजने लगता है। कमाल है। बिल्कुल, यहीं पर एफर्मेशंस की ताकत सामने आती है। जब आप अपने लक्ष्य को पूरे विश्वास और भावना के साथ दोहराते हैं,
तो आप असल में अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे होते हैं। मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरह। एक तरह से हाँ। आप दिमाग को असफलता के बजाय सफलता की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। विश्वास पहले आता है, सबूत बाद में। ठीक है, तो अगर ज्वलंत इच्छा हमारा लक्ष्य है और विश्वास उसे पाने का यकीन है, तो सवाल ये है कि ये यकीन पैदा कैसे किया जाए, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों। इसका जवाब हमें तीसरे सिद्धांत में मिलता है, आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन। आत्म सुझाव। ये असल में विश्वास पैदा करने का प्रैक्टिकल तरीका है। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने अवचेतन मन से बात करने की कला है। मतलब जो मन तर्क नहीं करता, बस सुनता है। बिल्कुल। आपका चेतन मन तर्क करता है, सवाल करता है, लेकिन आपका अवचेतन मन सुझावों को स्वीकार करता है। तो जो 6 कदम हमने इच्छा के लिए तय किए थे, खासकर अपने लक्ष्य को रोज पढ़ना, वो असल में आत्म सुझाव की प्रक्रिया है। एकदम सही। जब आप अपने लिखित लक्ष्य को भावना के साथ बार बार पढ़ते हैं, तो आप उस विचार को अपने चेतन मन के गेट कीपर से पार कराकर सीधे अपने अवचेतन मन में रोप रहे होते हैं। बिल्कुल। और एक बार कोई विचार वहां पहुंच गया, तो वो आपकी आदतों, आपके व्यवहार और यहाँ तक कि आपकी ऊर्जा को भी प्रभावित करने लगता है। मतलब आप अनजाने में ही ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। हाँ। तो ये एक लूप की तरह है। आप आत्म सुझाव से विश्वास पैदा करते हैं और वो विश्वास आपकी इच्छा को और मजबूत करता है। लेकिन यहाँ एक कमी महसूस हो रही है। मेरे पास इच्छा है, विश्वास भी है, पर अगर मुझे पता ही नहीं कि करना क्या है, ज्ञान के बिना तो ये सब बेकार है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यही हमें चौथे सिद्धांत पर लाता है, विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। विशेष ज्ञान। यहाँ हिल एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हेनरी फोर्ड के पास शायद इंजीनियरिंग की बहुत गहरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें ये पता था कि उस जानकारी को इस्तेमाल कैसे करना है। ये तो बड़ी राहत की बात है। तो मतलब सामान्य ज्ञान से ज्यादा किसी एक खास क्षेत्र का गहरा ज्ञान मायने रखता है। शक्ति बनने की क्षमता रखता है। शक्ति तब बनता है जब उसे एक निश्चित योजना के तहत इस्तेमाल किया जाता है। सफल लोग लगातार सीखते हैं, लेकिन वो सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करते, वो उसे लागू करते हैं। वो उसे लागू करते हैं, नतीजों से सीखते हैं और फिर अपने तरीके को बेहतर बनाते हैं। और ये बात आज की गिग इकोनॉमी में कितनी सच लगती है, जहां लोग एक खास स्किल में महारत हासिल करके सफल हो रहे हैं। बिल्कुल, बजाय सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानने के। लेकिन अगर मेरे पास वो विशेष ज्ञान नहीं है तो आप उसे हासिल करते हैं या फिर उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जिनके पास वो ज्ञान है। अच्छा। और ये हमें सीधे तौर पर पांचवें और शायद सबसे शक्तिशाली सिद्धांत पर ले आता है, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड, ये सुनने में बहुत बड़ा और रहस्यमयी लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सरल लेकिन गहरा है। एक मास्टरमाइंड 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य के लिए पूरी तरह तालमेल और सद्भाव के साथ काम करते हैं। हिल का मानना था कि जब 2 दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे एक तीसरा अदृश्य और ज्यादा शक्तिशाली दिमाग बनाते हैं। तो ये सिर्फ एक अच्छी टीम बनाने से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ सलाह लेना देना नहीं है। अरे, ये उससे बहुत ज्यादा है। ये विचारों का तालमेल है, सिनर्जी। जब आप सही लोगों के साथ होते हैं तो 1 + 1 3 हो जाता है। सही। विचार आपस में टकराकर नए और बेहतर विचार पैदा करते हैं, प्रेरणा का स्तर बना रहता है और जब कोई एक सदस्य हार मानने लगता है तो दूसरा उसे सहारा देता है। एंड्रू कार्नेगी का उदाहरण भी इसमें। बिल्कुल। सोचिए, एंड्रू कार्नेगी ने अपना पूरा स्टील साम्राज्य लगभग 50 लोगों के मास्टरमाइंड समूह के साथ बनाया था। वे सब अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। तो सलाह ये है कि खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको चुनौती दें, जो आपसे ज्यादा जानते हों और जिनका लक्ष्य आपके लक्ष्य से मेल खाता हो। आपका माहौल आपकी तरक्की तय करता है। अब हम एक ऐसे सिद्धांत पर आते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब और शायद विवादास्पद भी लग सकता है। हाँ। छठा सिद्धांत, जिसे हिल सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। हाँ, इसका नामकरण थोड़ा पुराने जमाने का है, पर इसका जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है वो बहुत गहरा है। ट्रांसम्यूटेशन मतलब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदलना। सही। हिल का तर्क था कि यौन ऊर्जा इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ शारीरिक रूप में ही खर्च कर देते हैं। लेकिन हिल का कहना है कि अगर इस शक्तिशाली ऊर्जा को नियंत्रित करके किसी रचनात्मक काम, बिजनेस
या कला की तरफ मोड़ दिया जाए तो ये असाधारण इच्छा शक्ति रचनात्मकता और दृढ़ता में बदल सकती है। मतलब ये ऊर्जा को केंद्रित करने जैसा है। बिल्कुल। इसे ऊर्जा को केंद्रित करने के रूप में देखें। ये भटकाव से एकाग्रता की ओर एक यात्रा है। जब आप अपनी सारी भावनात्मक और रचनात्मक ऊर्जा को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये जुनून को उत्पादकता में बदलने की कला है। एकदम। ठीक है, तो हमारे पास एक लक्ष्य है, विश्वास है, योजना है और उसे पूरा करने के लिए जबरदस्त ऊर्जा भी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके पास ये सब होता है पर वो कभी कुछ शुरू ही नहीं कर पाते। एक जगह पर आकर अटक जाते हैं। और वो जगह है 7वां सिद्धांत, निर्णय। डिसीजन। निर्णय। स्रोत के अनुसार ये सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़े अंतरों में से एक है। हिल ने अपने अध्ययन में पाया कि सफल लोग फैसले तेजी से लेते हैं और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं। हाँ, जबकि असफल लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। बिल्कुल। वे फैसले बहुत धीरे धीरे लेते हैं, हर किसी से सलाह मांगते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं और फिर उन्हें बहुत जल्दी बदल देते हैं। इसे ही एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, है ना? वही है ये। वो सही समय का इंतजार करते रहते हैं जो कभी नहीं आता। वे गलत होने से इतना डरते हैं कि कोई फैसला ही नहीं ले पाते। तो हिल का मंत्र क्या है? हिल का मंत्र साफ है। एक फैसला लें, उस पर काम करें और अगर वो गलत साबित होता है तो रास्ते में सुधार करें। एक अधूरा एक्शन इन एक्शन से हमेशा बेहतर है। क्योंकि एक्शन से आपको फीडबैक मिलता है, डेटा मिलता है। बिल्कुल। अनिर्णय से सिर्फ शक पैदा होता है, ये सफलता का दुश्मन है। और एक बार जब फैसला ले लिया तो अगला कदम शायद सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही। और यहीं पर 8वां सिद्धांत काम आता है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। इसके बिना बाकी सारे सिद्धांत बेकार है। सच में? सच में। स्रोत के मुताबिक असफलता का सबसे आम कारण प्रतिभा या पैसे की कमी नहीं, बल्कि पहली बड़ी मुश्किल आते ही हार मान लेना है। दृढ़ता का मतलब है तब भी लगे रहना जब आपको नतीजे ना दिख रहे हों, तब भी प्रतिबद्ध रहना जब आपका मन थक चुका हो और डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना। लेकिन एक सवाल उठता है, कोई कैसे तय करे कि वो दृढ़ है या बस जिद्दी? बेहतरीन सवाल। कब पता चलेगा कि प्लान काम नहीं कर रहा और उसे छोड़ देना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। हिल इसका जवाब देते हैं। दृढ़ता का मतलब आंख बंद करके एक ही चीज को बार बार करना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है अपने लक्ष्य पर टिके रहना, लेकिन अपने तरीकों को बदलने के लिए तैयार रहना। ओके, ये फर्क महत्वपूर्ण है। बहुत। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने में हजारों बार असफलता का सामना किया। अगर वो एक ही तरीके को बार बार दोहराते रहते तो वो जिद होती। लेकिन उन्होंने हर असफलता से सीखा और अपना तरीका बदला। उनका लक्ष्य वही रहा पर योजना बदलती रही। यही असली दृढ़ता है। अस्थायी हार और विफलता में यही फर्क है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ घोर दें तो किताब की सबसे बड़ी सीख क्या है? वो एक मशहूर कोटेशन में छिपी है ना? हाँ, और वो ये है, मन जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। सुनने में बहुत सरल लगता है सरल, लेकिन इसमें इन सभी सिद्धांतों का सार छिपा है। तो इस सब का असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अमीरी या सफलता की शुरुआत आप बैंक खाते या बाहरी हालात से नहीं होती। नहीं, उसकी शुरुआत एक विचार से होती है। बिल्कुल। विचारों की एक पूरी श्रृंखला है। एक ज्वलंत इच्छा जो एक विचार है से शुरुआत होती है। विश्वास और आत्म सुझाव उसे मजबूत करते हैं। विशेष ज्ञान और मास्टरमाइंड उसे एक योजना देते हैं। निर्णय उसे एक्शन में बदलता है। और दृढ़ता उसे मुश्किलों से पार ले जाती है। और ये सब मिलकर आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। मतलब अपनी सोच को बदलकर कोई भी अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या बात है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है जी, ये एक मानसिकता है। हाँ, जिसे इन सिद्धांतों पर चलकर विकसित किया जा सकता है। ये विचारों से बनती है, योजना से मजबूत होती है और दृढ़ता से हकीकत में बदलती है। एकदम सही। और आज की चर्चा खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हमने इन सिद्धांतों पर धन के संदर्भ में बात की जी। लेकिन सोचिए, अगर हम मास्टरमाइंड के सिद्धांत को जीवन के किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करें, जैसे कोई नया कौशल सीखना या अपनी सेहत में सुधार करना, तो किसी व्यक्ति को खुद को किस तरह के लोगों से घेरना होगा और उस संदर्भ में वो ज्वलंत इच्छा कैसी